वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो समझते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डिफिनेशन देखी जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनेशन होती है दोज क्वांटिटी इन विच टर्म वी एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स। वो क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसको और अच्छे से समझते हैं। हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल घटनाएं घटती हैं सुबह सूरज के उगने से शाम के सूरज के डूबने तक, उन सारी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई लॉज होता है और उन सारे लॉज को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक्चुअली उन सारे लॉज का एक्सप्लेनेशन ही फिजिक्स है। तो फिजिक्स में उन लॉज को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कुछ क्वांटिटीज का सहारा लेते हैं। क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज हुई। तो फिजिक्स पढ़ने के दौरान जिन क्वांटिटीज का हम सहारा लेते हैं वो कहें कि जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, मास, टाइम, करेंट, मोमेंटम, फोर्स, पावर, एनर्जी, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी मोर्स। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी क्वांटिटीज हमें मिलती जाएंगी। आपने जरूर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ देयर आर 2 point masses m1 and m2 placed at a distance of r, then the force between these 2 point masses is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance. So न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार अगर 2 पॉइंट मास दिया हुआ है m1 और m2 और उनके बीच का डिस्टेंस r है तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। सो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमने 3 क्वांटिटीज का यूज किया, मोर प्रिसाइजली 3 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया और क्या थी? फोर्स, मास और डिस्टेंस। ओके, सो इन तीनों क्वांटिटीज का सहारा लेकर हमने क्या किया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया, उसको समझा। इसी तरह और भी जितने लॉज हैं उन सारे लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन जैसी बहुत सी क्वांटिटीज का सहारा लेते हैं और ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में बांटता है और दूसरा स्केलर एंड वेक्टर में। स्केलर और वेक्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो समझते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर डिफिनेशन हम देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are independent of each other and all other quantities may be expressed in terms of fundamental quantities। इसका मीनिंग यह हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। एंड इन अदर हैंड डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड करती हैं। मोर प्रिसाइजली वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। एक लाइन में बोला जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो स्वतंत्र हैं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिक्सअप करने से उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंथ और टाइम को अगर लें तो लेंथ और टाइम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेंथ अलग चीज़ है और टाइम अलग चीज़ है, दोनों इंडिपेंडेंट है। सो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हुए। बट लेंथ बाय टाइम अगर हम करते हैं तो हमें या तो स्पीड मिलेगा या तो वेलोसिटी मिलेगी। ओके, सो स्पीड या वेलोसिटी कोई भी हम लें वो दोनों किस पे डिपेंड कर रही हैं? लेंथ और टाइम दोनों को मिलाने से, इन दोनों का डिवीजन करने से, चूंकि स्पीड डिफाइंड है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम और डिस्टेंस क्या है? ये एक लेंथ है। इन दिस वे स्पीड जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ और टाइम दोनों पर। तो इस तरह वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। इसी तरह और भी डिराइव्ड क्वांटिटी है जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर। एक्चुअली आउट ऑफ मोर देन 100 क्वांटिटीज देयर आर ओनली 7 क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल। सारी फिजिकल क्वांटिटीज में केवल 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल है। उसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारे के सारे डिराइव्ड हैं। यानी कि 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं और ये 7 क्वांटिटीज यहाँ पर हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि प्योरली फंडामेंटल है, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। और उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बची वो सारी हुई डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल और डिराइव्ड को हम दूसरे शब्दों में भी समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। जैसे कुछ मैं आइटम्स का नाम लूँ, जैसे पनीर, खीर, रसगुल्ला,
गुलाब जामुन, कलाकंद, बर्फी, ये सारे आइटम्स जितना मैंने नाम लिया आप देखेंगे कि डिराइव्ड है। डिराइव्ड मीन्स किसी न किसी चीज़ के मिलने से बने हैं, वो स्वतंत्र पूरी तरह नहीं है। और किस चीज़ से मिलकर बने हैं? ये जितने मैंने प्रोडक्ट्स का नाम लिया ये सारे के सारे मोस्टली दूध से बने हुए हैं। सो दूध जो हुआ उनके लिए फंडामेंटल हुआ, और दूध को अलग अलग प्रोसेस करके ये सारी क्वांटिटीज बनाई गई। मैंने नाम लिए पनीर, रसगुल्ला, कलाकंद, बर्फी, ये सारे आइटम्स डिराइव्ड आइटम्स हुए। और इनके लिए फंडामेंटल और बेसिक आइटम क्या हुआ? वो हुआ दूध। और एग्जाम्पल लेते हैं द लेमन टी का। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है लेमन टी के। अगर आप देखेंगे तो क्या कोई संबंध है क्या नींबू और ब्लैक पेपर के पाउडर में? कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फंडामेंटल और डिराइव्ड को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एंड ये एग्जाम्पल काफी कॉमन है हम लोगों के बीच, और ये एग्जाम्पल होगा टी का, द टी विच इज मेड ऑफ मिल्क। तो जो टी होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? आप देखेंगे कि ये मेनली मिल्क और थोड़ा पानी इसमें मिलाते हैं, और मेनली इसमें चाय पत्ती होगी, और क्या होगा? थोड़ी शक्कर होगी, अदरक इलायची आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। चाय होती है ये इन्हीं 4-5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अब आप मुझे बताइए क्या कोई रिलेशन है शक्कर और चाय पत्ती में? क्या शक्कर को बनाया गया, क्या उसी तरह चाय पत्ती को बनाया गया? क्या कोई रिलेशन है उनके बीच? ऑब्वियसली देयर इज नो रिलेशन बिटवीन शक्कर मीन्स शुगर एंड चाय पत्ती। इसी तरह अदरक, इलायची, दूध, पानी सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बट इन सबको मिलाने से जो एक आइटम बनता है चाय, ये चाय इन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। इन दिस वे अगर मैं उसको यहाँ से रिलेट करूँ तो ये जो मैंने बोला पानी, दूध, शक्कर, अदरक, चाय पत्ती, इलायची, ये हुए फंडामेंटल आइटम्स। और डिराइव्ड क्या हुआ इससे? तो समझ गए होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो फ्री है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो फंडामेंटल को मिलाने से बनती हैं। और हमने पाया सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटीज में केवल 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि फंडामेंटल हैं, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा आगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं यूनिट। तो समझते हैं हम पहले यूनिट को। Definition of unit is to measure any physical quantity we need some standard and this standard is known as unit। ये क्वांटिटीज क्या थी जिसको हम मेजर कर सकते हैं? तो मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड बनाना था। जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, सपोज ये लेक्चर 15 मिनट का होगा, तो मैंने क्या बोला? मिनट। तो मैंने क्या एक स्टैंडर्ड बनाया। लेक्चर 15 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है। ओके, सो हमने एक क्या बनाया? स्टैंडर्ड बनाया। हमारे यहाँ अभी क्या स्टैंडर्ड हुआ जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसमें स्टैंडर्ड क्या हुआ? टाइम का, मिनट। मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर हम बात कर सकें। सपोज कि मैं पूछूं अगर कोई हाथी है उसका वजन क्या है, उसका वेट कितना है, तो इस पर कोई जवाब देता है कि ये जो बकरा होता है, गोट होता है, बकरी, उसके 20 टाइम्स है। जो हाथी का वेट है वो 20 टाइम्स ऑफ गोट है। तो क्या इससे आपको पता चल गया एग्जैक्टली उसका वेट कितना था? नहीं। और अगर मैं पूछ दूं कि गोट का वजन कितना है, तब आप क्या बोलेंगे? तो एरर को सॉल्व करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता पड़ी, और हमने यूनिट बनाया। मास को मेजर करने के लिए हमने बना दिया पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, टन। उसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए हमने बनाया मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, इंच, यार्ड। और इसी तरह टाइम के लिए भी बनाया गया, और अदर क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज हुई सभी के लिए कोई ना कोई यूनिट बनाया गया। अब आप पूछेंगे कितना यूनिट होगा, इतना यूनिट कैसे याद रखेंगे हम? सो डरने की बात नहीं है। वी शुड थैंक टू ऑल दोज साइंटिस्ट who gave their time and found that there are only 7 quantities which are fundamental। और अगर ये 7 क्वांटिटीज का आप यूनिट जान जाते हैं तो बाकी सारी क्वांटिटीज का यूनिट आप उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके निकाल सकते हैं। तो हमें केवल जाननी है 7 क्वांटिटीज की यूनिट, और 7 क्वांटिटीज की यूनिट यहाँ पर है, उसको हम देखेंगे जस्ट। उससे पहले कुछ और बात करते हैं। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं किसी क्वांटिटी का, तो उसमें जनरली 2 पार्ट मिलता है हमें। पहला पार्ट एन, दूसरा पार्ट यू। यू जो होता है वो हमें बताता है द नेम ऑफ द यूनिट, एंड जो एन होता है वो हमें बताता है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कोई चीज मेजर करता हूँ। सपोज यहाँ से यहाँ की कोई लेंथ है वो 1 मीटर है। ओके, सो मैंने लिखा 1 मीटर। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर एंड दिस इक्वल्स 1000 मिलीमीटर। अगर मैं इसको n1 बोलूं और इसको u1 बोलूं, ओके, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u1 इज द नेम ऑफ द यूनिट, तो हमने यूनिट मीटर लिया, तो यह हो गया u1।
और इसी को मैं अगर 100 सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो ये n2 हो जाएगा। यहाँ n1 1 था, यहाँ n2 100 हो गया, यहाँ u1 m था, यहाँ u2 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह ये n3 हो जाएगा और ये u3 हो जाएगा। n1 u1 इक्वल्स n2 u2 इक्वल्स n3 u3। सो आप पाएंगे कि nu जो है कांस्टेंट है फॉर गिवन क्वांटिटी। ओके, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एग्जाम में, और वो यह है कि n और u के बीच क्या रिलेशन होगा, क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मेरा मीनिंग यह है कि अगर n बढ़ेगा तो u घटेगा। लाइक द जलने वाली फीलिंग, अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, उसको दुख होगा, इसको खुशी मिलेगी तो इसको दुख होगा। और एक रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अगर उसको खुशी मिलती है तो मुझे भी खुशी मिलती है, यह हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर उसे खुशी मिलेगी तो मुझे दुख होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि n और u के बीच क्या रिलेशन है। क्या n के बढ़ने से u घट रहा है कि n के बढ़ने से u भी बढ़ता है। अगर n के बढ़ने से u बढ़ता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर n के बढ़ने से u घटता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर n1 क्या है, 1 है, n2 क्या है, 100 है। और आप बताएं पहले मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो दिस इज अराउंड 1 मीटर और इसका 100 डिवीजन अगर मैं कर दूं तो वो होगा, एक डिवीजन जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर अराउंड। ओके, 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर इतना बड़ा होगा। ओके, तो आप पाएंगे कि जो सेंटीमीटर यूनिट है वो छोटा है और मीटर क्या है, बड़ा है। 100 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 100 बड़ा है। तो आप देखेंगे कि जो यूनिट छोटा है उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी है, और जो यूनिट बड़ी है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटा है। तो आपने देखा कि जिस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है तो यूनिट छोटा हो जाता है, अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो हम पाएंगे कि n और u के बीच कैसा रिलेशन है, तो n और u के बीच रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मीन्स u बढ़ेगा तो n घटेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। जैसा कि हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। लेंथ मेजर करने के लिए कुछ हमें चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें। तो कई लोगों ने अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए मेजर करने के लिए। किसी ने बोला कि एक उंगली को मैं 1 यूनिट मान लूंगा, उसके हिसाब से मेजर करूंगा। ओके, बट इसमें प्रॉब्लम्स है क्योंकि सभी की उंगलियां बराबर नहीं है। सपोज किसी ने मेजर कर कोई सामान भेजा और दूसरे के पास पहुंचा, तो किसी की उंगली बड़ी हो सकती है, किसी की उंगली उससे छोटी हो सकती है। इन दैट केस फिर मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें कुछ यूनिट में ऐसा चाहिए जो कि चेंज नहीं होता हो। ओके, और जो इजीली अवेलेबल हो। सपोज कीजिए हमें मास की यूनिट बनानी है मेजरमेंट करने के लिए कि कोई चीज कितनी भारी है, और अगर आप बोले कि ठाकुर के हाथ काट लिए जाए और उसको हम बना देते हैं एक यूनिट कि ठाकुर का हाथ जितना है उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे, तो बताइए क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट हो पाएगा, क्या उसे हम यूज कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। नहीं, क्यों, क्योंकि ठाकुर का हाथ हर जगह अवेलेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, ठाकुर का हाथ कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉजिकल रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा। सो ये थी मजाक की बातें। बट आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट पे। सो अभी तक डिस्कशन में हमने पाया कि जो यूनिट लेंगे हम वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हर किसी के लिए सेम होना चाहिए। जो मेजरमेंट मैं करूं वही मेजरमेंट आपको भी मिले। सो वैसे चीज को हम यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी वेरिएबल, मीन्स कि स्टैंडर्ड यूनिट समय के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए, जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। एंड इन दिस वे आपके हाथ के मिडिल फिंगर से लेके एल्बो तक के डिस्टेंस को हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि समय के साथ ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और हमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो कि समय के साथ चेंज ना हो। इसी प्रॉपर्टी देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली मेड अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग विद अदर क्वांटिटीज। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हर जगह इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वैसे उसी चीज को हम स्टैंडर्ड लेंगे जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ताकि यूनिट की अगली प्रॉपर्टी यह है कि वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं होना चाहिए, कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके आसानी से। हमने लेंथ की यूनिट को स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट किया है, क्योंकि वो न बदलेगी न कभी खत्म होगी और लाइट हमेशा अवेलेबल है। रिसेंट देखेंगे तो लास्ट ईयर ही मास की डेफिनेशन चेंज की गई है। मास के लिए जो रखा गया था बार, उसको चेंज किया गया है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम, लेकिन वो थोड़ा सा डिट्रॉइट हुआ था, उसके वेट में थोड़ी कमी आई थी, बहुत टाइम बाद आई थी। इस छोटी सी कमी को आने में बहुत साल लगे, बट कमी तो थी थोड़ी सी। स्टैंडर्ड में थोड़ी भी कमी नहीं आनी चाहिए। इस लास्ट ईयर ही चेंज किया गया। किसी और वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। सो हमने समझा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए।
इंडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए कई देश के साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स पेश किया, जैसे सीजीएस यूनिट आया, एफपीएस यूनिट आया, एमकेएस यूनिट आया एंड फाइनली एसआई यूनिट।